नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, 5 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस बिल्डिंग में इस परिवार के 4 सदस्यों, मां, बेटी और 2 बेटों की हत्या की गई, उस बिल्डिंग में दोस्तों 40 किराएदार और रहते हैं। 40 किराएदार का मतलब कि 40 परिवार, यानी 200 आदमी। ताजुब की बात यह है मित्रों कि बिल्डिंग के अंदर 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और वहां रहने वाले 40 परिवारों को इसकी भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, मैं पूरी कहानी आपको विस्तार से बताना शुरू करूं, उससे पहले एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब कहानी विस्तार से आपके सामने रखता हूं। बनारस में एक एरिया है भेलूपुर। इसी थाना क्षेत्र के भदेली पावर हाउस के पास 5 मंजिला बिल्डिंग में 5 नवंबर को यह दुखद घटना घटती है। दरअसल मित्रों, 28 साल पहले भी इस परिवार में एक ऐसी ही घटना घटी थी, जिसमें भी 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। असल में मित्रों, इसी इलाके में एक रिक्शा व्यापारी पन्ना गुप्ता रहते थे। उस समय हाथ से खींचने वाले रिक्शे हुआ करते थे। उन्हीं रिक्शों को पन्ना गुप्ता किराए पर देते थे। कहते हैं कि उस समय पन्ना जी के पास 200 से 250 ऐसे रिक्शे थे, यानी कि अच्छी खासी कमाई होती थी। पन्ना जी के संपन्न व्यक्ति थे पन्ना गुप्ता जी। पन्ना गुप्ता के एक बेटा था मित्रों, जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण। पिता की मौत के बाद लक्ष्मी नारायण पिता का पूरा कारोबार संभाल लेते हैं। समय गुजरता है धीरे धीरे मित्रों। लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी शारदा देवी को 3 बच्चे होते हैं। बड़े का नाम होता है राजा, मंझले बेटे का नाम होता है राजेंद्र, और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था कृष्णा। मित्रों, जो इनका बड़ा बेटा था राजा, वह थोड़ा दिमागी रूप से अस्वस्थ था, वो अच्छा नहीं था। लेकिन बाकी के जो 2 बेटे थे राजेंद्र और कृष्णा, वो पूरी तरीके स्वस्थ थे। धीरे धीरे समय बीता मित्रों और ये लोग बड़े हो गए। तो एक दिन लक्ष्मी नारायण का मंझला बेटा यानी राजेंद्र गुप्ता लक्ष्मी नारायण के पास आता है और कहता है कि पिताजी, मुझे आपके इस रिक्शे वाले व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अब कुछ व्यवसाय करना है, आगे बढ़ना है, तो लिहाजा आप मेरा बंटवारा कर दीजिए, फिर मैं अपने तरीके से अपने पूरे सिस्टम को संभालूंगा, अपना काम करूंगा। लक्ष्मी नारायण इस बात को सुनकर बड़ा क्षुब्ध होते हैं और राजेंद्र से बड़ा नाराज हो जाते हैं और बड़े स्पष्ट शब्दों में राजेंद्र को कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस घर में बंटवारा नहीं होगा। इस बात को सुनकर राजेंद्र काफी खपा हो जाता है और जो उनका सबसे छोटा बेटा था कृष्णा, वो लक्ष्मी नारायण जी के फेवर में आ जाता है और उनके धंधे में काम बटाने लगता है, हाथ बटाने लगता है। यह देखकर राजेंद्र को बड़ी तकलीफ होती है, वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी मित्रों, एक दिन रात में राजेंद्र के भाई कृष्णा और उनकी पत्नी मंजू की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लोगों के मुताबिक यह हत्या राजेंद्र ने ही करवाई थी। मित्रों, कृष्णा और मंजू के 2 बेटे और 1 बेटी थी। इस घटना के बाद लक्ष्मी नारायण अपने ही बेटे राजेंद्र गुप्ता के नाम पर
उनके छोटे बेटे कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं और पुलिस को यह बताते हैं कि राजेंद्र से उनकी जान को भी बहुत खतरा है। पुलिस ये सब सुनकर बड़ा अचंभित होती है। लोग इस घटना को सुनकर बड़ा अचंभित होते हैं कि कैसा कलयुगी बेटा है जो अपने ही भाई और भाभी का कत्ल कर देता है और अब अपने बाप की जान का प्यासा है। खैर, पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए लक्ष्मी नारायण जी को एक सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराती है। लेकिन मित्रों, कृष्णा और मंजू की मौत के अभी 13 दिन भी नहीं बीते थे, उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दिन दहाड़े लक्ष्मी नारायण उनके गार्ड की हत्या कर दी जाती है। और मित्रों, इसी हत्या कांड में एक आम आदमी भी इसकी चपेट में आ जाता है और उसकी भी गोली लगने से मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर 5 कत्ल कुछ कुछ दिनों के अंतर में आज के 28 साल पहले भी हुए थे। इस घटना के बाद लक्ष्मी नारायण की पत्नी शारदा देवी ही बची, क्योंकि कृष्णा और उसकी पत्नी का भी कत्ल हो गया था। लक्ष्मी नारायण जी उनके गार्ड और एक जो तीसरा आदमी जो दुर्भाग्य से मर गया था। उसके बाद अब घर में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की पत्नी शारदा देवी ही थी। खैर, शारदा देवी ने अपने ही बेटे राजेंद्र गुप्ता के नाम अपने पति, उनके गार्ड की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता को अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। लेकिन मित्रों, वो बूढ़ी माँ जिसने इतने सदमे बर्दाश्त किए हो, इतना दर्द झेला हो, इस अवस्था में कितना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकती थी। फिर सिर्फ राजेंद्र बचा था। तो धीरे धीरे राजेंद्र ने माँ को कुछ उल्टा सीधा समझा भी लिया और कहते हैं कि शारदा देवी इस पूरे मामले की उस तरीके से पैरवी नहीं कर पाई जो इस मामले की पैरवी होनी चाहिए थी। और सन 2003 में राजेंद्र गुप्ता जेल से बाहर आ गया। इधर कृष्णा और मंजू के 2 बेटे जुगनू और बिक्की बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे मित्रों, और उनकी जो बेटी थी डाली, उसकी दिल्ली में शादी हो चुकी थी। मित्रों, राजेंद्र ने 1995 में कलकत्ता की एक लड़की से शादी कर ली थी, जिससे राजेंद्र को 2 बेटियां थीं। लेकिन राजेंद्र के इन कुकृत्यों को देखते हुए उस लड़की ने कलकत्ता जाने का फैसला किया अपनी बच्चियों के साथ, और वो कलकत्ता जाके ही रहने लगी। मित्रों, सन 2003 में जेल से छूटने के बाद राजेंद्र अपने घर के सामने रहने वाली एक नीतू नाम की लड़की से प्यार करने लगता है और उससे शादी कर लेता है। जैसे ही नीतू के परिवार वालों को इस बात की भनक लगती है कि नीतू और राजेंद्र ने शादी कर ली, वो बहुत भयभीत हो जाते हैं और वो बनारस छोड़कर दूसरे शहर भग जाते हैं। अब मित्रों, नीतू और राजेंद्र को धीरे धीरे समय बीतता है। राजेंद्र इधर प्रॉपर्टी का काम करने लगता है, समाज सेवा का भी काम करता है और काफ़ी पैसा कमा लेता है, काफ़ी रईस व्यक्ति हो गया है। इधर मित्रों, राजेंद्र और नीतू को 2 बेटे और बेटी होती है, जिसमें बड़े बेटे का नाम नमन, छोटे बेटे का नाम शुभेंदु और एक गौरांगी जो इनकी बेटी होती है वो होती है। दोस्तों, 5 नवंबर को 11 बजे के आसपास जो रीता नाम की इनकी नौकरानी थी, वो घर में हमेशा की तरह काम करने आती है और दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तो थोड़ी देर इंतज़ार करती है कि हो सकता है कि कोई बाथरूम में हो, आने में समय लगे। वो थोड़ा इंतज़ार करती है, लेकिन जब इंतज़ार के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है तो दरवाज़ा को धक्का देती है, और जैसे ही रीता दरवाजे को धक्का देती है, वो एकदम अवाक रह जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है।
उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मित्रों बिल्डिंग के सभी लोग दौड़कर वापस आते हैं। और जब वो लोग वापस आते हैं, दरवाजे के अंदर का नजारा देखते हैं, तो वो सब लोग भी बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। दरअसल उस घर की फर्श पर मित्रों इस बिल्डिंग की जो मालकिन थी नीतू, उसकी लाश पड़ी हुई थी। लोग और अंदर जाकर देखते हैं तो एक कमरे में इनके बड़े बेटे 24 साल के नमन की लाश पड़ी हुई थी और छोटे बेटे 15 वर्षीय शुभेंदु की लाश बाथरूम के सामने पड़ी हुई थी। और वहीं 17 वर्षीय बेटी गौरांगी भी घर के एक कोने में मृत पड़ी थी। अब सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। तो मौके पर मित्रों कमिश्नर, डीएम, एसीपी कोतवाली, भेलीपुर थाने की फोर्स, लंका थाने की फोर्स, सिगरा थाने की फोर्स सहित बहुत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच जाता है। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि सभी को 2-2 गोलियां मारी गई हैं मित्रों, और चारों लोगों की निर्मम हत्या की गई है। आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो नीतू के पति हैं राजेंद्र गुप्ता, वो इस बिल्डिंग में नीतू और उसके परिवार के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है, कुछ झगड़ा चल रहा है। यह सुनकर पुलिस को तुरंत शक होती है कि कहीं हत्यारा राजेंद्र ही तो नहीं है। पुलिस राजेंद्र की तलाश में जुट जाती है, राजेंद्र का फोन सर्विलांस में लगाती है और पुलिस को पता चलता है कि भदेली से 15-17 किलोमीटर दूर मीरपुर रामपुर गांव में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास राजेंद्र की आखिरी लोकेशन मिलती है। खैर पुलिस वहां आनन फानन में पहुंचती है और देखती है कि राजेंद्र उसी निर्माणाधीन बिल्डिंग में अपनी चारपाई में मच्छरदानी लगाए लगभग अर्धनग्न अवस्था में लेटा हुआ है, पड़ा है। पुलिस जैसे ही मित्रों मच्छरदानी हटाती है तो पता चलता है कि राजेंद्र की भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। राजेंद्र को एक गोली सीने पर मित्रों और एक गोली कनपटी पर मारी गई थी। इस तरह इन 5 कत्लों से पूरा बनारस सहल दहल गया मित्रों। पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट जाती है। इधर कृष्णा और मंजू के बेटे जो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर रहते थे, वहीं नौकरी करने लगे थे, वो दोनों भी दीपावली में हमेशा की तरह बनारस आ गए थे। तो कुछ लोगों को उन पर भी शक था कि कहीं ये बदला तो नहीं है, क्योंकि कृष्णा और मंजू की हत्या में भी राजेंद्र का नाम आया था। खैर पुलिस ने एक बेटे और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है शायद। तो मित्रों 28 साल बाद समय ने फिर एक बार कहानी को दोहराया है। अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये बदला है या फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने समय का फायदा, मौके का फायदा उठाया। ये सब मित्रों जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी और विक्की पकड़ा जाएगा या कोई विक्की कबूलनामा करेगा या कोई और अपराधी पकड़ा जाए जो इस पूरी घटना में अपना हाथ होना स्वीकार करे। तो मित्रों यह थी बनारस के 5 कत्लों की पूरी कहानी। अगर मित्रों आप सबको पसंद आई हो तो एक बार फिर अनुरोध है कि मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।